नमस्कार, आदाब। अ, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं ख़ास तौर से इस युद्ध को लेके। उसमें सबसे बड़ा ये है कि एक हिज़्बुल्लाह का जो ड्रोन था उसने इज़राइल के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके घर के पास टारगेट किया। कुछ की रिपोर्ट ये है कि घर को भी क्षति पहुँची है, कितनी सही है ये अभी खबर कन्फर्म नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर है कि घर के पास जाके गिरा है 400 मीटर दूर। इसको कहते हैं मैसेजिंग, यानी उन्हीं ने एक मैसेज दिया है कि आप अपने घर में भी सेफ नहीं है, हम उस मकान को भी टारगेट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो ये मैसेज था उनका। उसके अलावा ये भी है कि आज और भी बहुत से डेवलपमेंट हुए जो कि डेथ तो उसी तरीके से लगातार बढ़ती चली जा रही है। 44 के करीब गाज़ा में मरे, कल 80 इंजर्ड, पता नहीं कितने दबे हुए होंगे, उनके बारे में पता नहीं। और ये भी है 2 अस्पतालों को भी निशाना इन्हीं ने गाज़ा में बनाया। अस्पताल और स्कूल ये इनके ख़ास टारगेट्स हैं। बच्चे, औरतें, ताकि जनरेशन आगे ना बढ़ने पाए, पॉपुलेशन ना बढ़े इनकी, ये लोगों का कहना है। अभी तक जो मरने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ के 42,519 हो गई है, फिलिस्तीनियों की गाज़ा के अंदर। और लगभग 1,99,637 लोग ज़ख्मी हैं। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस है और इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा, दवाएँ नहीं है वहाँ पे इनको देने के लिए। तो कुछ लोग तकलीफ में पड़े हुए हैं, पेन से में हैं और उनको बार-बार जगहें शिफ्ट करनी पड़ रही हैं। उसके बारे में सोचा। ये अब फिर ये है कि इन्हीं ने भी 1200 लोगों को मारा था उससे पहले, और 250 लोगों के करीब को इन्हीं ने बंदी बना के लिया है। हिज़्बुल्लाह ने भी इनके मिलिट्री बेस को हिट किया है और ये भी है कि इन लोगों ने भी बेरूत के पास एक अटैक किया और कई जगह पे किए। मरने वालों की संख्या कई एक है। कन्फर्म रिपोर्ट न होने की वजह से मैं नहीं ये बता पा रहा हूँ और ये है कि बॉर्डर के ऊपर भी मरे हैं, यानी अ, जो हिज़्बुल्लाह का और इज़राइल का, यानी लेबनान और इज़राइल का जहाँ पे बॉर्डर मिलता है वहाँ पे, और उसके अलावा भी रिपोर्ट्स आ रही हैं इज़राइल के अंदर भी कैजुअल्टी हुई है। दूसरी बात ये भी है कि हूथियों ने एक अरब सागर में एक इज़राइली ओनर था एक शिप का, जो कि अमेरिकन शिप है, रजिस्टर्ड या कहाँ पे है, इसकी डिटेल तो नहीं अभी आ पाई है, उसको भी टारगेट किया है। झगड़ा बढ़ता ही चला। अ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अपना स्टेटमेंट दोबारा वही कहा है कि जंग जारी रहेगी जब तक कि उनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनके जो पूरे नहीं हो जाएँगे, यानी हमास, हिज़्बुल्लाह, हूती सबको वो ख़त्म नहीं कर लेंगे। और उसके अलावा ईरान में रिजीम चेंज की बात तो नहीं की, मतलब ये कि वहाँ तक जाना है उनको और ये यु युद्ध चलता रहेगा। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ये है कि अ, नुकसान जो है लगातार होता चला जा रहा है। ये जो ऑब्जेक्टिव है इनका, मैं बार-बार इस बात को कहता हूँ, ये इतना बड़ा है, किसी की तो 1 साल से ज़्यादा हो गया हमास से नहीं डील कर पाए। हिज़्बुल्लाह उससे कहीं अटैक है और फिर हूथी रेबल्स तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास तो पूरी सेना है, उनकी पूरी सेना है, और उनको हटाना तो बहुत ही मुश्किल काम होगा। और गोरिल्ला वॉरफेयर है, हालाँकि अमेरिका ने और ऑस्ट्रेलिया ने मिल के उनके ऊपर अटैक किया था और उनके बहुत से ठिकानों को उन्हीं ने कहा कि वो ध्वस्त कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर उन्हीं ने एक इज़राइली शिप को वो रेड सी में नहीं बल्कि अरेबियन सी में आके डैमेज कर दिया। तो ये, और फिर ईरान के पास इतनी शक्ति है। ये सच है कि इज़राइल के पास बहुत ताकत है, अमेरिका के पास बहुत अच्छे वेपन सिस्टम्स हैं, लेकिन वेपन सिस्टम से महज़ नहीं जंग जीती जाती। ये ऐसा अगर होने लगे तो फिर तो जो बड़े मुल्क हैं पावरफुल, जिन्होंने इतने वेपन बना रखे हैं, इनका पूरे मुल्क पे कब्ज़ा भी हो जाता। अब ये भी देख है कि
न्यूक्लियर ऑप्शन तो मुश्किल लग रहा है, इसलिए कि लगता है कि रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने भी बना लिया है न्यूक्लियर वेपन, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। लेकिन ये है कि ईरान के पास 60% इनरिच यूरेनियम है, जिसका वो इस्तेमाल जो दूसरे बॉम्ब्स वगैरह उन्हीं ने बनाए हैं या मिसाइल, उसमें वो अगर यूरेनियम का भी इस्तेमाल करेंगे साथ में और दूसरे एक्सप्लोसिव्स के साथ, तो ये एक बड़ा खतरनाक होता है। इसको डर्टी बॉम्ब कहते हैं और उससे बहुत रेडिएशन फैलता है, जिसको रोकना सालों लगता है। इराक में अभी तक हालात नहीं सुधर पाए, जबकि अमेरिकन ने खाली न्यूक्लियर टिप्ड बुलेट्स का इस्तेमाल किया। अब ये देखना है कि अमेरिका बार-बार कह रहा है, अमेरिका ने कल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और प्रेसिडेंट बाइडेन स्वयं वहाँ पे थे जर्मनी में, उन्हीं ने कहा है कि भाई हिजबुल्लाह के साथ यानी लेबनान के साथ सीज़ फायर संभव हो सकता है। गाज़ा के लिए उन्होंने कहा कि मुश्किल है। और ईरान के लिए वो बार-बार इज़राइल से कहते हैं कि भाई देखिए, आप न्यूक्लियर रिएक्टर और उनके जो तेल के ठिकाने हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करें, यानी बाकी जगह आप कर सकते हैं। और वो अगर अटैक करेंगे तो फिर उसके बाद अमेरिका को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, और जब अमेरिका ने अपने डिप्लॉय, लेकिन अमेरिका के अंदर इसको लेके काफ़ी डिवीज़न नज़र आता है। जो हॉक्स हैं यानी एक्सट्रीमिस्ट जो हैं अमेरिका में, जिनको नियोकॉन कहा जाता है, अ, फिर ये जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके दामाद कुशनर और इस तरह के बहुत काफ़ी लोग हैं जो चाहते हैं कि युद्ध होना चाहिए। फिर उसके अलावा जूइश लॉबी में भी एक बड़ा सेक्शन चाहता है कि युद्ध होना चाहिए, मसले को हमेशा के लिए सेटल कर देना चाहिए। और यही नहीं बल्कि बड़ी बिज़नेसमैन जो हैं बहुत से, उनको चिंता इस बात की है कि अगर युद्ध होगा और तेल की सप्लाई जो ईरान कहता है डिसअप कर देंगे, उनको लगता है कि संभव है ये। और अगर ऐसा होगा तो उनकी बिज़नेसेस पे बहुत असर पड़ेगा। उनका कहना ये है कि 2 साल तो इतना नुकसान उन्हीं ने कोरोना यानी कोविड के चलते हुए हुआ, कोरोना काल में हुआ। अब दूसरी अगर ये जंग हो जाती है और उसके बाद होती है, इतना ऐसे ही कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं, तो मुश्किल हो जाएगी। तेल की सप्लाई अगर बढ़ेगी तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है बहुत सी चाहती है जंग। लेकिन वहाँ पे एक जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जो लोग वेपन सिस्टम्स बनाते हैं, उनका प्रेशर है कि जंग होनी चाहिए। वो जितनी जंग होती है उतना उनको फ़ायदा होता है। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन वाली जंग में उनको लगातार उनके पास ऑर्डर्स हैं, रातों-दिन प्रोडक्शन उनका चल रहा है। अब इसके अलावा ये भी है कि रशियंस ने भी ईरान को काफ़ी मदद की है, कहा जा रहा है। रशियंस ने वहाँ पे जो है कहा जा रहा है S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी जो मिसाइल आएँगे उनको रोकने के लिए या प्लेन्स पे अटैक करने के लिए, उनका जो बहुत अच्छा सिस्टम है S-300, और S-400 उससे भी ज़्यादा अच्छा है। कहा जाता है कि ये उन्हीं ने सप्लाई किया है। उसके अलावा ये भी है कि ईरान ने भी एक अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है, जिसकी काफ़ी तारीफ़ आ रही है। लेकिन ये है कि वो अनटेस्टेड है अभी तक। खुद उन्हीं ने जहाँ भी टेस्ट किया हो उसकी रिपोर्ट नहीं है, कितना कामयाब होगा। लेकिन ईरानियों का कहना ये है कि बहुत सक्सेसफुल है और बहुत अच्छा है, काफ़ी क्षति भी पहुँचा सकता है, रोकने में भी कामयाब कर सकता है। अब ये देखना है कि रशिया ने भी अपने टेक्नीशियंस जो हैं, कहा जा रहा है कि ईरान में है। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है, ईरान ने ना तो डिनाई किया है, ना इनको अ, मानना ये है लोगों का कि ये शायद इसलिए आए हैं कि S-400, S-300 या दूसरे उनके जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो उन्हीं ने वहाँ पे लगाए हैं, उनको सिखा रहे होंगे ईरानियन लोगों के लिए। इस तरह से पूरी तैयारी इनकी भी बाकी है, चल रहा है। चाइना काफ़ी खामोश नज़र आता है, स्टेटमेंट ज़रूर दे रहा है और क्या कर रहा है उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। दूसरी बात ये है कि ईरान के पास जो पीजीएम्स हैं यानी प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स हैं, वो बहुत अच्छी हैं, टेस्टेड हैं और बहुत ही एक्यूरेट हैं, उनके मिसाइल्स भी और उनके ड्रोन्स भी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर नेतन्याहू जो कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर, उनके घर के पास जाके अगर गिर रहा है कोई ड्रोन,
तो इसका मतलब ये है कि कितनी एक्यूरेसी। अब ये देखना है, अमेरिका ने भी दूसरी तरफ थर्ड मिसाइल जो है उनका, जो कि बहुत अच्छा वो कहते हैं, माना जाता है, टेस्टेड भी है, वो इजराइल में डिप्लॉय कर दिया है ईरान से आने वाले मिसाइल्स या ड्रोन्स उनको रोकने के लिए। और उसके साथ साथ 100 टेक्नीशियंस भी आए। ईरान का कहना ये है कि ये टेक्नीशियन अगर वहां रहेंगे और इसको ऑपरेट करेंगे तो हम ये मानेंगे कि अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। चीजें बहुत सी हैं। फिर ये भी है कि ईरान, इजराइल की जो पॉलिसी हमेशा से रही वो प्रिएंटिव स्ट्राइक, यानी सबसे पहले वो स्ट्राइक करता है, अटैक करता है, ताकि दूसरा जब तक संभले वो काफी डैमेज करके कर देते। लेकिन इस दफे वो ऐसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में 2 बार झड़प हो चुकी है। ईरान ने 2 बार और इजराइल ने 1 बार। अब ये है कि ईरान, इजराइल कह रहा है कि वो इसका बदला लेगा, और वो यूजुअली अमेरिकन तो उनसे जरूर कह रहे हैं कि आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे वैसे भी बड़ा मुश्किल है अटैक करना। इसी के ईरान के जो न्यूक्लियर अड्डे हैं जो बनाए, जहाँ पे बनते हैं या जहाँ पे हैं, वो बहुत नीचे हैं जमीन के अंदर, 100 फीट से भी नीचे है। तो अभी तक अमेरिका के पास ऐसा कोई बम नहीं है जो अंदर जाके 100 फीट जाके उनको डिस्ट्रॉय करे। 20 फीट 25 फीट तक तो वो पहुंच गए हैं बस्टर बंकर बॉम्ब्स के माध्यम से, मगर ये है कि 100 फीट तक उनके जाए। इसीलिए उन्हीं ने पहाड़, चारों तरफ पहाड़ियां, पहाड़ियों के बीच में और नीचे इस तरह से उन्हीं ने बनाया है जहाँ पे प्लेन भी लाना या मिसाइल को भी लाना मुश्किल है। उनको मालूम था कि एक ना एक दिन अटैक करेंगे इजरायली, तो वो उसके हिसाब से उन्होंने ये जगह चुनी है। अब अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं समझता हूँ, क्योंकि ईरान को मालूम है, तो उम्मीद तो यही है कि सब उन्हीं ने काफी तैयारी कर ली होगी और अपने वेपन सिस्टम को भी काफी छिपाया होगा। और ये देखना है कि कब अटैक होता है इसका पता नहीं। इजराइल ने कहा है कि वो अपने समय वो खुद तय करेंगे, तैयारी पूरी तरीके से नजर आती हो। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि अगर अटैक होगा तो वो पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा, क्योंकि हम बार बार इस बात को कहते हैं, ईरान जो है वो तेल के जितने अड्डे हैं उनको जरूर अटैक करेगा, और जहां जहां है ये, जहां से निकलता है, उनके जो इंस्टॉलेशन हैं, उनके जो रिफाइनरीज हैं, उन्हीं को उड़ा देगा। ये नहीं कि वो इंतजार करेगा टैंकर जब आएंगे पर्शियन गल्फ में या उस तरफ या सी में आएंगे तो उनको उड़ाएगा, बल्कि ये यहाँ पे है उनको उड़ा देगा। कतर के अंदर सबसे बड़ा बेस है अमेरिका का, और सऊदी अरेबिया के अंदर एक उनका ये जो एक बेस है वहाँ पे तेहरान में, वो बहुत स्टेट ऑफ आर्ट है। और इराक की जंग उन्होंने वहीं से लड़ी थी, और बहुतों को इस बात की भी का यकीन है कि ये जंग भी वो वहीं से लड़ेंगे। हालांकि बताते हैं कि हम अमेरिका से फ्लाई किया और कहाँ पहुंचे और क्या किया, और युद्ध अगर हुआ तो बहुत ही भयानक, पूरा क्षेत्र में फैल जाएगा, और उसके नतीजे इतने बुरे निकलेंगे, इसलिए कि इनके पास अथाह ताकत है। अमेरिकन ने जैसे वियतनाम के अंदर कारपेट बॉम्बिंग की थी, इस तरह की बॉम्बिंग करने की क्षमता है। वो कर भी सकते हैं, इसलिए कि उन्हीं ने अपने B-52 बॉम्बर्स जो जो बहुत स्टेल्थ हैं और बहुत इसमें माहिर हैं, इस काम के में इस्तेमाल करने के लिए, उनको वहां पे डिप्लॉय कर दिया, और अम्यूनिशंस भी उनके पास पहुंचा दिए गए हैं कतर में और दूसरी जगहों पे, और शिप्स जो नेवल शिप्स हैं उसके दूसरी। और ये फैलने के बाद क्या होगा ये तो उस समय बताएगा कि किस तरह के हालात होंगे। इकोनॉमिक क्राइसिस होगी, लाखों लोग, 90 लाख इंडियन वहां पे काम करते हैं खाड़ी के क्षेत्र, इनकी वापसी शुरू हो जाएगी अगर युद्ध होता है। फिर हमारा उनसे लगभग 200 बिलियन का, 192-93 बिलियन डॉलर का एक साल में दोनों दो तरफा ट्रेड है।
वो बहुत नीचे हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कि हम अभी भी उनसे 60-65% तेल की सप्लाई हमारे वहाँ से आती है, रीजन बहुत करीब है, हमको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ता है, वो हमारी समस्या बनता है। तेल के दाम पता नहीं कितने बढ़ेंगे, पता नहीं, कहना मुश्किल है। स्टॉक मार्केट, शेयर बाज़ार काफ़ी नीचे आ जाएगा, ह्यूज लॉसेस, हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ के लॉस अगर युद्ध होता है और फैल जाए तो। और ये भी है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट भारत में आता है और अ, वो भी बंद हो जाएगा। काफ़ी बातें चल रही हैं, एडवांस स्टेज पे हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके काम करना, वो सब। फिर हमारा जो एक कनेक्टिविटी प्रोग्राम था इंडिया को यूएई, यूएई को सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से जॉर्डन, जॉर्डन से इज़राइल हैफा पोर्ट तक जाने का, वो प्रोग्राम भी फिलहाल शेल्फ हो गया है, उसमें भी आगे नहीं। दूसरी चीज़ एक चीज़ मैं बार-बार कहता हूँ ये कि हमें ये नहीं समझ में आता कि युद्ध से क्या फ़ायदा होगा अमेरिका को? इसलिए कि अगर इस तरह के हालात हैं, इसलिए कि वहाँ पे इस वक़्त इतना ज़्यादा एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट हो गए हैं, पूरे अरब देश में। इसलिए कि हम तो अरब देश को समझते हैं कि कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई इससे आगे नहीं, अरब देश बहुत बड़ा है। इजिप्ट और इजिप्ट से फिर उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका पूरा, ये पूरा अरब है, अरबिक बोलते हैं, अरबिक लैंग्वेज है, अरबिक कल्चर है, अरबिक खान-पान इनका एक है, इनका एक ही ज़बान है, फिर उसके अलावा ये कि ज़्यादातर लोग एक ही मज़हब के मानने वाले। ये पूरे बेइंतहा गुस्से में, ख़ास तौर से जो जॉर्डन के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब बराबर रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जॉर्डन के अंदर लोग, कल 3 लोग जॉर्डन के मिलिटेंट थे, क्या थे ये नहीं मालूम, जो उनका डेड सी है, उसके माध्यम से वो इज़राइल के अंदर घुस गए और उन्हीं ने 2 वहाँ पे सोल्जर्स को ज़ख्मी कर दिया और 2 तो उनके मारे गए और 1 अभी गायब है, भाग गया है। इससे कुछ दिन पहले बॉर्डर के ऊपर एक पुलिस ऑफिसर ने अपनी वर्दी उतार के और उसके साथ 2-3 लोग थे, उन्हीं ने पिटाई कर दी। इस उससे भी पहले एक रिपोर्ट ये आई थी कि वहाँ के ऊपर एलन ब्रिज जो है, जो जो बॉर्डर कनेक्ट करता है, जॉर्डन रिवर के ऊपर ये छोटा-सा ब्रिज है। हमारे साथ मैंने जो देखा मुझे तो लगा कि जैसे बड़ा नाला हो, उस तरह का लगा, क्योंकि पानी-वानी कुछ है नहीं, इज़राइल ने सारा पानी डाइवर्ट कर दिया। उसके ऊपर जो ब्रिज है, वहाँ के ऊपर इज़राइली सोल्जर खड़े रहते हैं। एक जॉर्डेनियन था, उसने 2 को मार डाला। डेमोंस्ट्रेशन जुमे के दिन बहुत बड़ा डेमोंस्ट्रेशन वहाँ पे हुआ और उसके अलावा भी कई बार हो चुका है डेमोंस्ट्रेशन, गुस्सा बहुत है जॉर्डन। उनका सीधा बॉर्डर मिलता है और जॉर्डन के अंदर फिलिस्तीनी समुदाय के जो लोग हैं, उनकी अधिक संख्या, लेकिन गुस्सा जॉर्डेनियन में भी है। इराक के अंदर आज सुबह की बात है, उन्हीं ने एक सऊदी जो टीवी स्टेशन था उसमें आग लगा दी। 400-500 लोग घुस गए। वजह क्या थी मालूम हुआ? वो इसकी वजह ये थी कि उन्हीं ने यहिया सिनवार, जो कि हमास के लीडर थे, जिनकी अभी परसों हत्या हुई बुध के दिन, उनको आतंकवादी कहा। इस गुस्से में आके लोगों ने जाके उसमें आग लगा दी। इसलिए सऊदी अरेबिया इन लोगों को आतंकवादी ही मानता है। इसीलिए वो कहा होगा उसने, रिश्ते तो है नहीं इनके हमास के साथ पूरे गल्फ देश के, सिवाय कतर। तो ये हालत इजिप्ट के अंदर हम लोग को एक तो बड़ी मुश्किल बात ये अरब देशों का पता नहीं चलता। इतना ज़्यादा सेंसर होता है कि खबरें बाहर बहुत देर में आती और एकदम से बस्ट हो जाता है तब पता चलता है, जैसे अरब स्प्रिंग हो गई थी, एक सडनली बस्ट हो गई। तमाम फैलती चली गई क्योंकि एक ही लोग हैं, एक ही समस्याएँ भी इनकी एक है। होता ये एक मुल्क से शुरू होता है, दूसरे और तीसरे और चौथे सब तरफ इस बात का बहुत डर है। अरब हुकूमतों को खास तौर से जो लीडर्स हैं उनके, कहीं इस तरह की बात। गल्फ के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा तो ज़रूर है, मेरी जो बातें हुई हैं कुछ अरबों से वहाँ पे, टेलीफ़ोन पे वो बुरा-भला सब कह रहे थे और अ,
और वो भी जो बात हुई है यूरोप में थे, वो इसलिए कर रहे थे शायद, अगर सऊदी अरेबिया के अंदर होते तो इस तरह की बात फ़ोन पे ना करते। लेकिन ये है कि अ, कोई ऐसे बात नज़र नहीं आती कि बड़े डेमोंस्ट्रेशन हो रहे हों या कुछ इस तरह। दूसरी बात ये भी है कि ये लोग पैसे वाले लोग हैं, ये अपनी लाइफ़ एन्जॉय करने में लगे रहते हैं। इनके यहाँ इस वक़्त फुटबॉल सीज़न चल रहा है, फुटबॉल के मैचेज़ में ये काफ़ी रुचि इनको नज़र आती है, देखते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इजिप्ट, जॉर्डन इन सब जगहों पे काफ़ी, और फिर ये भी है सिनवार के मरने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद मूवमेंट कमज़ोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो तो कुछ हुआ नहीं। बल्कि हुआ ये कि और ज़्यादा अटैक्स बढ़ गए हैं, और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बल्कि कल से आज तक में हम देख रहे हैं लगातार कोऑर्डिनेटेड अटैक हुए हैं। हमास ने भी वहाँ पे कोशिश की, फिर उसके अलावा हिज़्बुल्लाह ने तो कई जगहों पे अटैक किया, इनके एक सेटलमेंट को भी में भी काफ़ी क्षति पहुँचाई न, और फिर उसके अलावा जूइश सेटलमेंट जो कि इल्लीगल है, ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ में फ़िलिस्तीनी ज़मीन इलाके में बने हुए हैं। फिर उसके अलावा हूथियों ने भी एक अमेरिकन शिप या ओन्ड बाय इज़राइली या जो भी था उसको उड़ाया। तो इस तरीके से जो स्तर है लड़ाई का, वो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ। अब ये भी है कि कहाँ तक युद्ध होगा, कहाँ तक जाएगा, फिर ईरान का अगर मसला है वो अगर छिड़ जाता है, तो एक और नया प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और ये है कि दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी में 140 देश चाहते हैं, बल्कि 142 देश चाहते हैं कि अमन शांति हो, जंग रुके। बार-बार वो जनरल असेंबली में वोट करते हैं, लेकिन जो मेन बॉडी है वहाँ के ऊपर जो सब कुछ जो कि अमन शांति को बनाने के लिए बनी है, वो है सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें अमेरिका वीटो कर देता है जब भी रेज़ोल्यूशन आता है कोई इज़राइल के खिलाफ, तो मसला आगे नहीं बढ़ता है। ये जितनी 140-42 कम्युनिटी, ये ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग नेशन, जो सब चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो हो। लेकिन ये है कि अमेरिका की इतनी शक्ति है कि वो इसको रोके हुए है। ये इतनी ज़्यादा एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट होते जा रहे हैं इन 140-42 कंट्रीज़ में, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में, कि मुझे नहीं कि आने वाले समय में अमेरिका कैसे उनसे डील करेगा। मुझे तो लगता है कि इज़राइल के साथ-साथ अमेरिका का पतन ना हो जाए, इसलिए कि ब्रिक्स बनने जा रही है, 90 देश ब्रिक्स को जॉइन करने की बात है। और इस वक़्त जो भी देश है, इन सब पे अटैक जो हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं कि ना ब्रिक्स में कामयाब ना होने पाए। मुझे नहीं लगता कि कुछ डिले ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये कि रोकना उसको बहुत मुश्किल हो गया है। और वो उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि ये जो उनकी पॉलिसी यूक्रेन में या इस क्षेत्र, उसके कारणवश सबसे बड़ा इनके साथ प्रॉब्लम। अब देखिए क्या होता है अ, इन हालात के बीच में किस तरीके से आगे बढ़ता है मसला, और बेगुनाह लोग मर रहे हैं। मैं एक चीज़ जानता हूँ, ईरान पे भी अटैक होगा, ईरान बहुत शक्तिशाली वो भी है, लेकिन इज़राइल को भी बहुत क्षति पहुँचेगी, और अमेरिकन इंटरेस्ट को जो उस क्षेत्र में है उनको भी पहुँचेगा, तेल की सप्लाई भी बंद हो सकती है। इसी के साथ मैं यहीं पे अपने प्रोग्राम को रोकता हूँ। हम आपके आभारी हैं।